बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल, और अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर्स हैं 02223001634, और इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 02223001635। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नोट कीजिए। फेसबुक पर अगर आप हैं तो पेज है @ZBusinessOnline, और ट्विटर यानी कि एक्स पर अगर आप हैं तो @ZBusiness, ये है हमारा हैंडल। अपने सवाल भेजिए, बस आपको करना ये है कि हैशटैग लगाना है, #बाजार आज और कल। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, इसकी एक झलक आपको दे दे तो शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1628 अंक गिरकर 71,501 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 460 अंकों की गिरावट के साथ 21,572 के स्तर पर हुआ बंद, जबकि बैंक निफ्टी भी 2,000 अंकों से ज्यादा टूटा। बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग और मेटल सेक्टर में दर्ज की गई। खराब नतीजों से HDFC बैंक 8.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर रहा। IT सेक्टर में हालांकि खरीदारी जरूर देखी गई। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज बाजार में क्या हुआ और क्यों। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन बेहद 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 मुश्किल भरा रहा, जहां एक बड़ी तेज गिरावट होती दिखी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार नए हाइज बनाने के बाद कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आती जरूर दिखी थी, लेकिन इतनी तेज गिरावट होगी उसका दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। और इस गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण थे। 2 क्या, एक ही बड़ा कारण, दूसरा तो छोटा मोटा था। बड़ा कारण ये था, कल बाजार बंद होने के बाद HDFC बैंक के जो नतीजे आए उन नतीजों से बाजार हुआ निराश, और उसके बाद HDFC बैंक का ADR करीबन 7% घटता हुआ नजर आया। तो ये तो बात तय थी कि HDFC बैंक और बैंक निफ्टी दबाव में रह गई, और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। गैप के साथ खुलना बनता भी था, लेकिन निफ्टी भी काफ़ी अच्छी खासी कमजोरी के साथ खुला 21,650 के आसपास। बैंक निफ्टी भी आपका सीधा 46,400 के आसपास, 46,300 के आसपास खुला। इसके बाद एक हल्की फुल्की रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन वो रिकवरी टिकाऊ नहीं रही। 21,850 का हाई बनाकर निफ्टी 21,550 तक नीचे आया, यानी कि ऊपरी स्तर से दिन के दौरान भी स्क्रीन पर 300 पॉइंट और लुढ़कर 1.5 लो के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। IT को छोड़कर बाकी सारे के सारे सेक्टर आज लहूलुहान थे और लाल निशान में थे, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करने का काम किया बैंक निफ्टी ने, जो 2,000 पॉइंट की तेज गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। एक बार 46,000 के लेवल के नीचे भी थोड़ी देर के लिए फिसलार बंद होते होते 46,000 का लेवल बड़ी मुश्किल से होल्ड कर पाया। तो बहुत ही तेज गिरावट का माहौल था दोनों ही इंडेक्स में। सेंसेक्स भी लगभग 1,600 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होता दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े कम कमज़ोर थे, लेकिन 1 से 1.5% तक की गिरावट वहाँ पर भी आपको दोनों इंडेक्स में नज़र आएगी। कहीं भी आज बाजार में बचने और छुपने की जगह थी नहीं। एक IT शेयरों को छोड़ दें, वहाँ पर LTTS के नतीजे के बाद थोड़ी खरीदारी आती दिखी। वैसे तो विप्रो के फ्यूचर्स भी 8.5% नीचे थे कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, लेकिन उसके बावजूद IT शेयर घटे नहीं, बल्कि लोगों ने वहाँ खरीदारी करना ठीक समझा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी के बाद एक बड़े करेक्शन की जो जरूरत बाजार को थी, उस जरूरत को आज HDFC बैंक ने पूरा किया, जो कल देर शाम उसके खराब नतीजे आए। तो जो तेजी बनी है, जो लाइफ हाई बना भारतीय बाजारों में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, वो IT शेयरों के अच्छे नतीजों के दम पर बना, और आज उस लाइफ टाइम हाई के बाद जो पूरी की पूरी मार पड़ी है और पूरी तेजी और बढ़त हम गंवाते हुए दिखे, वो HDFC बैंक के नतीजों की वजह से। तो नतीजों का सीजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ है, कुछ अच्छे तो कुछ बेहद खराब, और यही आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिला। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 10,578 करोड़ रुपए की बिकवाली की है।
वहीं DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कुल करीब 4006 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो ये था आज FIR DIIs का खरीदारी और बिकवाली का रुझान। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, जिनसे हम समझेंगे आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। सबसे पहले अविनाश जी, मौजूदा स्तर आपको क्या दिख रहा है? आज एक बड़ी गिरावट रही, लेकिन आगे की ट्रैजेक्टरी किस तरह की रह सकती है? दीपक जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी-सी कमजोरी का कल भी रहने की पॉसिबिलिटी है। हालाँकि देखिए आज बाज़ार में सबसे बड़ा जो कारण था गिरने का वो बेसिकली एचडीएफसी बैंक था। मार्केट को ये रिजल्ट्स इसलिए पसंद नहीं आए क्योंकि डिपॉज़िट ग्रोथ बहुत ही कम मात्रा में बढ़ा है और डिपॉज़िट के लिए आगे मार्केट का मानना है कि डिपॉज़िट्स अगर महँगे होते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आ सकती है। तो इसी कारण से बहुत ही भारी भरकम सेल ऑफ हो गया था। लेकिन एक बात मैं आपको ये व्यूअर्स को बता दूँ कि आज जो डेटा आ गया है, इसमें हमने देखा है कि करीबन 60% की डिलीवरी एचडीएफसी बैंक के शेयर में हुई है। तो हो सकता है कि कल के सत्र में एचडीएफसी बैंक इतना ना गिरे और बाजार थोड़ा-सा संभले। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये वापस स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होगा और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, यहाँ पे डेफिनिटली अच्छे मौके इन्वेस्टर्स को खोजने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पैनिक सेल ऑफ में बहुत भारी भरकम नुकसान और होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट 1-2 दिनों के लिए वोलेटाइल ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके बाद संभलेगा और फाइनली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स और डेटा अगर अच्छा होता है, तो मार्केट्स वापस ये रिजल्ट्स पे फोकस करेंगी। तो मेरे ख्याल से ये खरीदने का भी मौका है, लेकिन उन्हीं के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं और मेरे ख्याल से जो लंबी अवधि के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। ऑल राइट सर, लंबी अवधि के लिए भी हम जो दीर्घकालिक अवधि के लिए है उससे भी हम आपके राय जानना चाहेंगे, लेकिन पोजिशनल पिक अगर आप अपनी तरफ से दे दें इस माहौल में, तो वो क्या नज़रिया हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म लिहाज से भी अगर कोई आप पिक देना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरे ख्याल से पहले मैं लॉन्ग टर्म पिक की बात करता हूँ। जो कंपनी हमको पसंद है दीपक जी, उसका नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। ये इंडिया की सबसे बड़ी वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी है, करीबन 62 कंट्रीज़ में इनका काम चलता है। अभी हाल ही में इन्होंने टर्की में एक कंपनी खरीदी है iData। तो टर्की भी इनके कंट्री लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, 180 करोड़ के कामकाजी रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 94 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। तो कंपनी ने ये कहा है कि पहले दिन से ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और अर्निंग्स को ऐड करेगी। सबसे बड़ी बात, पिछले साल इन्होंने करीबन 1500 करोड़ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल हमको लग रहा है कि FY 24 के लिए करीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी के पास करीबन 900 करोड़ की कैश है और ये जो कंपनी इन्होंने टर्की की खरीदी है, ये पूरी कैश डील में 450 करोड़ में अपने खुद के पैसों से खरीदी है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रेंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में दिख रहा है और वीज़ा प्रोसेसिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, इस कंपनी को ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात, हर साल 250-300 करोड़ का कैश फ्लो ये जनरेट करते हैं और बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। तो इस लेवल से अगर कोई खरीदता है 390 जो अभी करंट प्राइस है, तो मेरे ख्याल से करीबन 450-455 का आपको टारगेट अगले 6 से 12 महीने में मिल सकता है। तो ये एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक है। ऐसे बाज़ार में आपको ये स्टॉक ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बीएलएस इंटरनेशनल है एक लॉन्ग टर्म पिक अविनाश जी की। 393 के आसपास का मौजूदा भाव और 450 के टारगेट के लिए अगले 6 से 12 महीने के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आगे भी हम राय लेंगे, अविनाश जी के नज़रिए पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ओडिशा से। कृष्णा जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, न्यूरेका का मेरा 40 स्टॉक है, 600 का खरीद है। हेलो। जी जी जी। और सद्भाव इंजीनियरिंग 400 स्टॉक है, 60 रुपए का खरीद है। ये कम से कम हम 2 साल से हम होल्ड किए हैं, 1.5-2 साल से। और एक धनी सर्विसेज है 500 शेयर, उसका रेट है 70 रुपीज। उसको क्या करें, ये लॉस बुक कर निकल जाए? न्यूरेका और सद्भाव, अविनाश जी, और धनी सर्विसेज, क्या सलाह देंगे आप कृष्णा जी को? देखिए, मेरे ख्याल से अगर ये न्यूरेका की बात करें तो मुझे लगता है कि ये कंपनी ने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। ये बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और ऊपर में तो ये स्टॉक करीबन 800 साढ़े 800 रुपया तक भी गया था। लेकिन इसके बाद कंपनी ने नतीजे काफ़ी खराब दिखाए और कोविड का जो डिमांड था वो अभी बिल्कुल रहा नहीं है। हालाँकि स्टेडी डिमांड ज़रूर है, लेकिन जिस प्राइस पे इन्होंने खरीदा है ये ऑलरेडी 50% डाउन है।
मेरे ख्याल से देखिए काफ़ी दूसरे विकल्प बाज़ार में है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है। अगर ये चाहे तो क इंजीनियरिंग में एल-एन-टी को भी थोड़ा-सा एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से न्यूरेका में से कोई बड़ा अपसाइड आने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ऊपरी लेवल पे इन्होंने काफ़ी बड़ा प्राइस पे इन्होंने लिया है और आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर के लिए कोई बड़ी ग्रोथ आने की संभावना नहीं है। सद्भाव इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए इनकी बाइंग प्राइस भी काफ़ी ऊपरी लेवल की है, अभी ₹20 शेयर चल रहा है। अगर ये ऑलरेडी 2 साल इन्वेस्टेड है, तो मैं इनको यही कहूँगा कि अभी लॉस में पोज़ीशन मत बुक करिए, क्योंकि सारे नेगेटिव्स अभी प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन है। कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, होपफुली इस साल इंजीनियरिंग कंपनीज़ को लग तो रहा है कि एफवाई 25 एक अच्छा साल रहेगा। तो ₹20 में मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू बनती है वो 40-45 है। तो यहाँ पे साल, सवा साल का अगर ये टाइम फ्रेम रखते हैं, तो इनको अच्छा मुनाफ़ा बनेगा। और रही बात धनी सर्विसेज़ की, तो मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत ही वोलेटाइल काउंटर है। हालाँकि लो प्राइस्ड काउंटर ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे भी जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही वोलेटाइल है। तो यहाँ पे भी मैं इनको यही कहूँगा कि अगर ये चाहे तो कोई दूसरे विकल्प में पैसा लगाए, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक है, अगर ये चाहे तो ऑटो कंपोनेंट्स में जमुना ऑटो जैसी कंपनी है, जहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स बहुत अच्छी है और जहाँ पे पैसा अच्छा अगले 6-12 महीने में बनेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी निकल जाना ठीक रहेगा। तो मेरे ख्याल से न्यूरेका और जो धनी सर्विसेज़ है यहाँ से निकल जाए और बाकी जो दूसरी कंपनी मैंने बताई वहाँ पे होल्ड करें। तो सद्भाव इंजीनियरिंग पे आप होल्ड करके रख सकते हैं और धनी और न्यूरेका से आपको निकल जाने की सलाह। इसके एवज में आप साउथ इंडियन बैंक और दूसरे इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। ये है आपके लिए सलाह अविनाश जी की। कृष्णा जी के बाद रुक करते हैं नीलेश जी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अविनाश सर से अपना सवाल सर। हाँ नमस्कार सर, अविनाश सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरे पास उज्जीवन फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के 40 के रेट में 2000 शेयर सर। ओके। और गोदरेज एग्रोवेट के 520 रुपए के रेट पे 500 शेयर सर। अभी मुझे क्या करना है सर? 1 साल में रुक सकता हूँ। 1 साल का आप नजरिया लेके चल रहे हैं। तो उज्जीवन और गोदरेज एग्रोवेट, अविनाश जी क्या सलाह देंगे सर नीलेश जी को? पहले तो मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में इनको बता दूं कि देखिए बैंक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है। अभी इनका जो बिजनेस अपडेट आया था प्लस कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस था Q3 का, बहुत ही उम्दा नंबर इन्होंने डिक्लेयर किया है। और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का मर्जर होने वाला है, तो इससे भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को काफी फायदा होगा इनकी बुक वैल्यू बढ़ाने में। सबसे बड़ी बात, इनकी जो ज्योग्राफिकल कवरेज है, इनका जो कासा रेशियो है, प्लस जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही अच्छा है। अगर इनका नजरिया साल भर का है, तो मुझे लग रहा है कि 65-70 का एक मीडियम टर्म टारगेट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि देखिए आज बैंकिंग में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, पर मेरे ख्याल से नंबर्स इनके काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करिए, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा शेयर इन्होंने कौन सा बोला था? गोदरेज एग्रोवेट। हाँ, तो गोदरेज एग्रोवेट देखिए काफी वेरियस बिजनेसेस में है, जैसे कि डेयरी के फूड्स में है, एनिमल फूड्स, उसके बाद एनिमल हेल्थ केयर है, उसके बाद ये यू नो जो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स है, वहां पे भी इनका बड़ा काम है। काफी समय के बाद कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स को पिछले क्वार्टर में इंप्रूव किए और ये कंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर पाम ऑयल की बात करें, पाम ऑयल हमारे देश में इंपोर्ट होता है, तो ये पाम ऑयल कंट्री में ही बनाते हैं। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपरी लेवल की थी, लेकिन अगर इनका नजरिया 12 महीना है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 15-20% की अपसाइड इनको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अभी पोजीशन होल्ड करें। ये भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पे देना जरूरी है। तो उज्जीवन को भी आपको होल्ड करके रखना है और गोदरेज एग्रोवेट पे भी आप लंबे दीर्घकालिक नजरिए से 12 महीने के नजरिए से आप निवेशित रह सकते हैं। यह है आपके लिए सलाह। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक जी नागपुर से। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा ये SBI कार्ड और एमटार टेक पे सवाल था। SBI कार्ड मेरा 150 शेयर है 805 रुपए की बाइंग में, और एमटार टेक 2300 की बाइंग में 100 शेयर। एमटार का आपका कितना है, बाइंग कितनी की है? 2301 रुपए में 100 शेयर। 2301। SBI कार्ड और एमटार टेक, अविनाश जी क्या सलाह देंगे प्रतीक जी को? नहीं, इन्होंने दोनों ही बहुत ही अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं और मुझे लगता है कि देखिए SBI कार्ड्स की पहले बात करें
तो एसबीआई कार्ड्स ये एसबीआई की सब्सिडरी है, इनकी पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और क्रेडिट कार्ड में ये सेकंड पोजीशन एंजॉय करते हैं। देखिए जिस प्रकार से अभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से अभी कंज्यूमर का बाइंग का ट्रेंड चल रहा है, हमको लग रहा है कि देखिए क्रेडिट कार्ड का बिजनेस काफ़ी स्केलेबल है। इंडिया में तो बहुत कम लोग अभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको घबराना नहीं है। हालाँकि आज बाज़ार खराब था तो ये भी स्टॉक थोड़ा-सा निचले लेवल पे आपने देखा। बट अगर नज़रिया आपका 12-15 महीना है, तो यहाँ पे करीबन 850-900 रुपए का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। आप काफ़ी वेल मैनेज्ड कंपनी है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है और इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो बेसिकली एसेट लाइट है। तो उस हिसाब से इनके पास टेक्नोलॉजी है, पेरेंट है, कस्टमर्स है। तो थोड़ा-सा समय यहाँ पे देंगे तो अच्छी कमाई होगी। रही बात एमटार टेक्नोलॉजीज़ पे देखिए तो ये डिफेंस का एक बहुत बड़ा दिग्गज प्लेयर है। काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है और डिफेंस के अलावा ये न्यूक्लियर सेक्टर को भी कैटर करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए 2300 में इन्होंने लिया है, अभी प्राइस करीबन 2200 है। तो लंबी अवधि के लिए अगर ये पोज़ीशन होल्ड करते हैं करीबन साल, डेढ़ साल, तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि देखिए इस लेवल पे जो वैल्यूएशंस है वो सस्ते नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है। बट अगर हम साल, डेढ़ साल की बात करें तो इनको करीबन 2600 या 2700 का भी टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। एसबीआई कार्ड और एमटाक टेक दोनों आपको प्रतीक जी करने हैं होल्ड और टारगेट भी दिए हैं सर ने 850-900 लगभग 12 महीने की अवधि का एसबीआई कार्ड पर और 1.5 साल के आसपास की अवधि का एक लॉन्ग टर्म टारगेट 2600-2700 के आसपास एमटाक टेक पे दिया गया है। आपकी खरीदारी 805 2301 की है तो आपको होल्ड करना है, थोड़ा लंबे नजरिए से पेशेंस रखना है, ये है आपके लिए सलाह। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे तो भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स भी करीबन 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे फ्यूचर्स पे। तो फिर से अमेरिका में एक कमज़ोर सेशन की आशंका तो है ही है। हम अब बेहद सपोर्ट के नज़दीक आते दिख रहे हैं। 10 जनवरी के आसपास 21,450 पर इंट्राडे और 21,513 पर निफ्टी ने क्लोजिंग का लो बनाया और वहाँ से नया लाइफ हाई हमने 22,124 का बनाया। लगभग वो लेवल आपके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगा। अगर 21,450 टूटता है तो फिर 21,150 21,000 की रेंज आपके लिए अगला मजबूत सपोर्ट होगी, ये ध्यान में रखिए। ऊपर की तरफ 21,650 21,750 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको दबाव बिकवाली आती हुई नजर आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी, वैसे 46,000 के आसपास बंद होना यही मेक और ब्रेक लेवल है। अच्छी बात है कि कल बैंक निफ्टी पर वीकली एक्सपायरी आज खत्म हो जाने के बाद लॉन्ग पोजीशन कम होने का प्रेशर और खतरा कम होगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी आती है या नहीं ये बड़ी बात है। उम्मीद कर सकते हैं आ सकते तो 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी टिकता है, 45,900 के नीचे टिकता है तो फिर समस्या थोड़ी बढ़ सकती है और ऊपरी स्तरों पर 46,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उतने खराब है नहीं, लेकिन लगातार दूसरे दिन अगर अमेरिका से और भारतीय बाजारों में एफआईएस की लोकल फंड्स की बिकवाली के संकेत आते हैं तो थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है और अगर हल्की फुल्की रिकवरी स्टेबिलिटी के संकेत आते हैं तो आज वीकली एक्सपायरी और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद बाजार थोड़े वोलेटाइल होकर रिकवरी की कोशिश भी कर सकते हैं। तो कल का सेशन थोड़ा और उतार चढ़ाव भरा रह सकता है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की वजह से और ग्लोबल माहौल हमारे बिकवाली की वजह से। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है अपनी लीवरेज पोजीशन में। जहाँ तक निवेशकों का सवाल है, ये एक अच्छा मार्केट है और अगर आप एक मौका ढूंढ रहे थे बाजार में गिरावट का तो ये वो लेवल आ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जहाँ पर अगर आपके पास कैश है 25% इन्वेस्टमेंट आपका इस लेवल पर हो जाना चाहिए और 21,150 की रेंज में अगर निफ्टी आता है तो आप और 25 से 33% पैसा वहाँ पर लगा सकते। तो 3 से 4 टुकड़ों में पैसा लगाने का अगर आपका इरादा है तो पहला मौका आपके लिए आ चुका है इन लेवल्स पर। और आइए अब ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी समझने के लिए एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका जी के पास चलते हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है। सर बताएं ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे कल? देखिए कल वीकली एक्सपायरी है और हमें 21,600 के पुट पे फोकस रखना चाहिए। आज इसकी क्लोजिंग प्राइस 95 है, बट इसे ड्यूरिंग द मार्केट हमें ध्यान रखना चाहिए और लेना चाहिए 60-65 के बीच में और हो सकता है ड्यूरिंग द मार्केट मिल जाए क्योंकि कल एक्सपायरी है तो डिप भी मिल सकती है ऑप्शंस में, यानी हल्का भी बाउंस आएगा तो 21,600 की पुट आपको 60 के आसपास मिल जाएगी और 60 पे आप ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस 30 का रखिएगा और टारगेट इसका 100 का होगा। यानी बाय ऑन डीपी करेंगे 90-95 पे करेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए 60 पे खरीदें, 30 का स्टॉप लॉस और 100 का टारगेट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। ये है नितिन जी की स्ट्रैटेजी ऑप्शंस की कल के लिए। अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी जाते जाते एक पोजिशनल पिक अगर हमारे दर्शकों को आप दे पाएं।
दीपक जी, पोजिशनल पिक हमारा टाटा मोटर्स है। हमको लग रहा है कि फरवरी 2 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स के लिए। नंबर्स बहुत ही दमदार आने की अपेक्षा है। कंपनी का आज जो क्लोजिंग प्राइस था वो करीबन 805 था। हमको लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 825 का एक फेयर वैल्यू और टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में आपको दिखने को मिल सकता है 8 से 10 दिनों के लिए। और यहाँ पे 795 का आप स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि नतीजे तो बहुत ही अच्छे आएंगे और जो कमेंट्री आएगी वो मार्केट में स्टॉक में और थोड़ी रीरेटिंग लाने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक छोटी पोजीशंस आप बना सकते हो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो टाटा मोटर्स से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक शानदार पिक अविनाश जी की, और टारगेट आपको रखना है 825 का, 790 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपने वक्त निकाला, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच आपका। बाजार आज और कल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।